नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मान न मान, क्या इंडिया में छिड़ गया है घमासान। इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। मान कोई नहीं रहा, लेकिन घमासान तो है। दिल्ली में कांग्रेस के नेता पहले 7 लोकसभा सीटों पर लड़ने का दावा करते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उपराज्यपाल से शिकायत करने उनके पास पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ आज की घटना है। वहीं आम आदमी पार्टी यहां तक धमकी दे देती है कि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो गठबंधन की बैठक में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी ने भी भौहें तान ली है। वो धमकी दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में हम मुंबई में फिर क्यों शामिल हो। दिल्ली में मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस अजित पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग को लेकर शरद पवार की वफादारी का सबूत मांग रही है। भरोसा ही नहीं कर पा रही। आज फिर बयान दे दिया कि शरद पवार से अगली बैठक में हम लोग जरूर पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। पश्चिम बंगाल चलिए। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी और कांग्रेस के बीच तलवार तनी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि आज वहां पर अधीर रंजन चौधरी ने फिर से जादवपुर यूनिवर्सिटी में कहा कि ये जितने गुंडागर्दी हो रही है ये सब टीएमसी के लोग हैं। हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में किस पार्टी के पास कितनी विधानसभा सीटें हैं, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उनका वोट शेयर क्या था। 15 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर कब्जा किया, 54% 54% वोट हासिल किए। 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, 53% वोट। 15 में 22 दोनों चुनाव में कांग्रेस को किसी सीट पर जीत ही नहीं मिली। एक वक्त पर शीला दीक्षित की सरकार चलती थी दिल्ली में, लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है दिल्ली से, और इसीलिए इस बार ताकत झोंक रही है। 15 में बीजेपी को 3 सीटें, 2020 में 8 सीटें। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। 14 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 33% था, फिर 15%। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। मेरे संगठन की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो क्या अरविंद केजरीवाल करेगा? अब ये कांग्रेस की भाषा है या दिल्ली कांग्रेस की भाषा है, इसे समझना पड़ेगा। गठबंधन बनाते हैं, एकजुटता का दावा करते हैं, मोदी को हराने का दम भरते हैं, लेकिन हकीकत छिपती नहीं। अपनी अपनी सियासत है, अपने अपने स्वार्थ। हाथ थाम लेने भर से नीति, नीयत और नजर एक नहीं हो सकती। चलिए सबसे पहले दिल्ली में इंडिया गठबंधन में मचे घमासान को समझते हैं। कांग्रेस पार्टी को आप नहीं रोक सकते हम तैयारी करने से। ये हमारा संगठन है, तुम्हारा संगठन नहीं है। मेरे संगठन की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो क्या अरविंद केजरीवाल करेगा? ये जवाब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, अपने इन छुटभइये मंत्री जो आपने बैठा दिए हैं, जो नकारा पहले हटा दिए गए थे, अब रहमो करम सिसोदिया जेल में चला गया तो दोबारा बना दिए, ये डमी को बैठा करके इनको बोलना सिखाएं। बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। कुछ देर के लिए जनता भले ही सोच ले कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन दोनों पार्टियां फिलहाल इस बारे में सोच रही हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। अलका लांबा ने जैसे ही दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी ठोकी, संदीप दीक्षित भी सामने आए, केजरीवाल पर डायरेक्ट हमला किया। जवाब में आम आदमी पार्टी ने मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक को बॉयकॉट करने की धमकी दे डाली। सीधी बात है, हम लोगों ने 2024 के लिए ही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस को किस तरीके से एक सशक्त पार्टी बनाया जाए उस पर चर्चा हुई थी। बल्कि बातचीत करने में तो कई बार लोगों ने कहा कि क्या अलायंस होता है क्या नहीं होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे, वो हाईकमान देखे। हम कांग्रेस को कैसे तैयार करेंगे, और इस बात पे भी चर्चा हुई कि भी 7 सीटों पे तैयार रहना चाहिए। जिन पार्टियों के पास हमसे ज्यादा वोट है हम उससे वोट खींचेंगे, वो तो स्वाभाविक है। कल शाम तक कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान आया है
कि कल जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो बयान दिए उनके व्यक्तिगत बयान थे, पार्टी का ये स्टैंड नहीं है और उसके बाद चीजें स्पष्ट हो गई हैं और मुझे लगता है कि सभी पार्टी के नेताओं को मुंबई की बैठक का इंतजार करना चाहिए। हालांकि अलका लांबा और संदीप दीक्षित के बयान के बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। एआईसीसी इंचार्ज दीपक बावरिया ने अपने नेताओं के बयान को खारिज तो किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को नसीहत भी दी। आम आदमी पार्टी को जो है, मैं समझ रहा हूं कि बहुत इमेच्योर लोग वहां बैठे हुए लगते हैं मुझको। किसी प्रकार का मीडिया के बयान से वो इतने बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो शायद ईश्वर भी उसको नहीं बचा पाएंगे। किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल की तस्वीर समझिए। कांग्रेस और टीएमसी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मिलकर मोदी को हराने का दम भर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पर अटैक के लिए सिर्फ मौका ढूंढती हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत को लेकर कांग्रेस ने टीएमसी सरकार पर हमला कर दिया। এই সমস্ত হোস্টেলগুলোর যারা কবজা রেখেছে তারা তৃণমূলের লোক না, কি করে সম্ভব? তৃণমূলের লোক ছাড়া, সরকারি লোক ছাড়া, সরকারি ছাত্র ছাড়া আজকে কলেজে কারোর প্রভাব আছে বলুন? সে যে কোনো কলেজ যান, যে কোনো স্কুল যান, প্রাথমিক স্কুল যান, সর্বত্র তৃণমূলী রাজ চলছে। তৃণমূলী রাজ মানে বেপরোয়া রাজ, তৃণমূলী রাজ মানে যা খুশি তাই করার রাজ। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के घटकों में घमासान है। अजित पवार शरद पवार की सीक्रेट मुलाकात के बाद कांग्रेस की आशंकाएं हैं कि खत्म नहीं हो रही, जबकि शरद पवार सफाई दे चुके हैं। जिस तरह से पुणे में एक उद्योगपति के घर में जो मीटिंग हुई, जिस तरह से अजित पवार पूरे उसका जो प्रोटेक्शन है वो छोड़कर उद्योगपति के घर में पहुंचे, गाड़ी को उनके गेट पे ठोकर लगाई, वो खुद छुप गए, तो इससे जनता में एक संभ्रम हुआ। ये स्वच्छ भूमिका कर सकतो की राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष भाजप पक्षावर जाणार नाही। यूपी में अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि जिसकी जितनी ताकत होगी, लड़ाई की कमान उसी के हाथ में होगी। कांग्रेस क्या कह रही है उसमें हम नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ चल रही है और घोसी में जनता इस बार समाजवादियों की साइकिल को ऐतिहासिक वोट देने जा रही है। इंडिया गठबंधन में खींचतान उन पार्टियों को बेहद परेशान कर रहा है जिन्होंने 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर देखने का सपना पा लिया है। आज भारत के, इंडिया के सर्वाइवल, आइडिया ऑफ इंडिया के सर्वाइवल की बात है कि अगर आपने इस मुल्क को जिंदा रखना है, इसकी आत्मा को जिंदा रखना है, इसकी रूह को जिंदा रखना है, तो आपको अपने पर्सनल डिफरेंसेस भूल के इकट्ठा होना होगा, जैसे हम पीडीपी और एनसी। इंडिया गठबंधन की 2 बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी मुंबई में तय है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी पार्टियों के नेता फिर से एक मंच पर दिखाई देंगे, एकजुटता के दावों की दीवार खड़ी करेंगे, लेकिन वो दीवार कितनी मजबूत होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। आज आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार आपको जरा आंकड़े दिखा देते हैं, दिल्ली के भी और फिर महाराष्ट्र के भी। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं दिल्ली में किस पार्टी के पास कितनी विधानसभा सीटें हैं, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उनका वोट शेयर कितना रहा। 15 में आम आदमी पार्टी 67 सीटों पर कब्जा, उसके बाद 54% वोट साथ में मिले। 20 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, 53% वोट। 15 और 22 में दोनों चुनाव में कांग्रेस को किसी सीट पर दिल्ली में जीत नहीं मिली। वहीं 15 में बीजेपी ने 3 सीटें ज्यादा हासिल की थी और 20 में 8 सीटें, 3 से वो 5 आगे बढ़े। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता रहा है। 14 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 33% और कांग्रेस का वोट शेयर 15% रहा। वहीं 19 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18% और 22% और बीजेपी बाजी मारती रही। ऐसे ही हम आपको महाराष्ट्र के भी आंकड़े दिखाते हैं। बहुत दिलचस्प है कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी ताकत जो झोंक रही है, तो उसके पीछे की वजह ये अब आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जो
सीटों का हाल है। 15 यूबीटी शिवसेना के पास, कांग्रेस के पास 44, 13 एनसीपी के पास। ये पूरा महाविकास आघाड़ी का आप स्ट्रक्चर इस वक्त देख रहे हैं। ये एनसीपी शरद गुट वाले जो बचा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब आपके सामने है इन दो राज्यों में, और जो मतभेद है वो भी खुलकर सामने है। या फिर अभी भी अभय दुबे जी इन मतभेदों से आप इनकार करेंगे? आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी, लोकसभा चुनाव को लेकर बार बार ये इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में हम सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर आएंगे। उस दिन आप भी मौजूद थे। केसी त्यागी ने आज तक के स्टूडियो में कहा 450 सीट पर हम बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष का खड़ा करेंगे। फिर आप लोग ये आप पॉलिटिक्स तो करेंगे ना राज्यों की, उसमें ये मतभेद सामने आ रहे हैं। हो सकता है लोकसभा में एक हाथ मिला ले। अंजना जी, अभी जो कुछ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हो रहा है, हिंदी की एक कहावत है ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो उनके साथ स्थिति दिखाई रही है कि अभी गठबंधन का जुम्मे 4 दिन नहीं हुए, 4 जुम्मे नहीं गुजरे जब इन्होंने दिल्ली विधेयक के ऊपर समर्थन हाथ मरोड़ के पाने में सफलता हासिल की थी और सामने हो गया। हाँ, जो उन्होंने कहा 450 सीटों क्यों, सभी सीटों पे लड़े, तो आप सामने दिखा रही हैं कि दिल्ली की में लोकसभा में 56% वोट हमें 7 सीटों पर मिला है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर 22 और 18 यानी 40% वोट। 224 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का वोट 50% से ऊपर है। तो इसका अर्थ, और जबकि यह भी एक यथार्थ है कि कभी भी जब दो दल मिलते हैं तो उनका पूरा अर्थमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, जिसका लेटेस्ट उदाहरण पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, जब माना गया था एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का, परंतु वास्तविकता में धरातल पर वोट ट्रांसफर नहीं होता। और उसका आप प्रमाण देख लीजिए। जैसे अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बयान क्या देखे गए, उन्होंने कहा नहीं बड़े स्तर पर नेताओं की बात हो गई है तो वो उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो नेता वो हैं कांग्रेस नेताओं के लिए जो जमानतें जब्त करा चुके हैं। तो आप ये समझिए, जब बड़े नेता आपस में दिल मिला रहे हैं और छोटे नेताओं का दिल नहीं मिला है, तो कार्यकर्ता और वोटर का दिल इतनी आसानी से मिल जाएगा, मुझे लगता है ये एक मुगालता है। इसलिए जो लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं, यानी अंक गणितीय विश्लेषण देखते हैं राजनीति में, उन्हें समझना चाहिए कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। और दूसरा, एक और बात होती है राजनीति में कि आप सकारात्मक वोट मांग रहे हैं या नकारात्मक वोट मांग रहे हैं। जैसे हम वोट मांग रहे हैं, परफॉर्मेंस के बेस पे मांग रहे हैं, स्पष्ट गठबंधन के साथ, स्पष्ट नेतृत्व के साथ, मोदी जी के विजनरी लीडरशिप के साथ हम अपना विजन सामने रखकर 25 साल। दूसरी तरफ पूछा जाए नहीं अभी तो हमें सिर्फ इनको हराना है, मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी को हराना है, फिर गठबंधन तय करेगा कि हम किस प्रकार से होंगे। तो सकारात्मक और नकारात्मक से भी वोट के कुछ प्रतिशत का अंतर आ जाता है, 2 से 3% का। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है, अंजना जी एक लाइन और कह दूं, इसमें कुछ बहुत आश्चर्य नहीं है। जब भारत के इतिहास का पहला गठबंधन बना था जिसमें कि हम लोगों ने भी अपनी पार्टी मिला दी थी, जनता पार्टी, और वो जब 2 साल में टूट गया था, तो अटल जी के मुख से एक कविता निकली थी जो आज की स्थिति में बहुत अच्छी है। सबने गीत नया गाता हूं सुना है, मगर उससे पहले अटल जी ने लिखा था गीत नहीं गाता हूं गठबंधन टूटने पे। तो आज एकदम सही है इन लोगों के ऊपर कि बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो इनके अपनों का ऐसा मेला जिसमें कोई एक दूसरे का मीत नहीं है। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, अभय दुबे जी, या फिर कह देंगे आज कि संदीप दीक्षित गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं अनिल चौधरी, गलत कह रहे हैं अनिल चौधरी के साथ साथ अलका लांबा, सब गलत कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अंजना जी, इनका केमिस्ट्री और आत्मविश्वास कितना डगमगाया हुआ है कि ये एनडीए के गठबंधन में अब इनको ढूंढना पड़ता है कि कोई दरार दिख जाए। अरे तुम्हारे दीवारों पर इतनी दरारें हैं, तुमने इश्तेहार से सारी ढक रखी है। हमारे गठबंधन के दलों में कोई मनभेद नहीं है। हम लोगों के प्रांतों के स्तर पर जरूर प्रतिस्पर्धा है, लेकिन राष्ट्रव्यापी स्तर पर हम सब एक मत है। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, अलका लांबा जी ने या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम तैयारी 7 सीटों पर, अगर सीट शेयरिंग होगी तो 7 सीटों की तैयारी दोनों दलों को काम आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपना मुखड़ा और दुखड़ा व्यक्त करे पहले देश के सामने। आप कह रहे प्रधानमंत्री, अब चेहरा कहां है प्रधानमंत्री जी का?
अब चेहरा है पाकिस्तान से आई 4 बच्चों की मां सीमा हैदर एनडीए का चेहरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब्बास अंसारी, जिसको कहते थे मुख्तार अंसारी कुख्यात सरगना, उसका बेटा अब एनडीए का चेहरा है। अब हसन मुनशरिफ चेहरा है जो 40,000 किसानों का पैसा खा गया, जिस पर तुम आरोप लगा रहे थे। वो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची, उनका साथी जिस पर आरोप लगा रहे थे प्रफुल्ल पटेल, अब वो चेहरा है। 70,000 करोड़ के घोटाले का अजीत पवार चेहरा है। तो इतना विकृत चेहरा लेकर जाओगे कहां? और 38 अभी तो कहते थे 7 सीट पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? एक अकेला ही काफी है। 7 सीट पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जब 7 सीट पे लड़ेंगे अंजना 24 में। अंजना जी, ये निर्णय जब सीट शेयरिंग, सुनिए ना, वही तो बता रहा हूं, सुन तो लीजिए, सुनना चाहती हैं आप। देखिए, जब एनडीए गठबंधन दलों की बैठक होगी, उसमें जिस प्रकार की सीट शेयरिंग तय होगी, उन सीटों के आधार पर हम लड़ेंगे। यही बात अलका लांबा जी ने भी कही, यही अनिल चौधरी ने भी कही, और यही बावरिया जी ने भी कही, जो इंचार्ज है हमारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें झगड़ा ढूंढना चाहती है। क्यों? आज एक सेकंड मिस्टर दुबे, इससे पहले कि आप इनकार करें और मैं झा जी के पास जाऊं, एक और सवाल है। आपके नेता आज दिल्ली वाले गए थे सारे एलजी से मिलने कि भ्रष्टाचार के मामलों में केजरीवाल पर कार्रवाई हो, ये क्या है? ये भी नेताओं ने तय किया है। स्थानीय स्तर पर नहीं, देखिए, प्रांतों के स्तर पर जो हमारे विषय हैं हम उनको रेखांकित करेंगे, लेकिन राष्ट्रव्यापी स्तर पर हम लोग एकजुटता के साथ देश का चुनाव लड़ेंगे। अब सभी प्रांतों में 2004 में भी यही कहते थे अंजना जी कि ये सब एक नहीं है, लेकिन पोस्टपोल अलायंस हुआ। मैं आखिरी बात कहता हूं, जैसे लेफ्ट पार्टियों से हमारा केरला में अलायंस नहीं हुआ था, त्रिपुरा में अलायंस नहीं हुआ था, जहां सरकार में थे, वेस्ट बंगाल में अलायंस नहीं हुआ था, हमारा आंध्रा में हुआ। लेकिन चुनाव के बाद पोस्टपोल में जब हम आए तो 335 सीटें हुई, समाजवादी पार्टी भी आई, बहुजन समाज पार्टी भी आई, लेफ्ट के भी दल सारे आए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए भयाक्रांत है कि इनके पैरों के तले से जमीन खसक रही है, इनका चेहरा विकृत हो गया। पूरे देश ने देख लिया कि भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग इनके साथ हैं, अपराध में डूबे हुए लोग इनके साथ हैं, और ये अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। ये देश में महंगाई की आग में झोंकर, बेरोजगारी की आग में झोंकर। लौटेंगे तब ये तमाम मुद्दे आप दूसरे पार्ट 2 में उठाइएगा, लेकिन ये जो गदर पार्ट 3 है संजीव झा जी, उस पर मैं अब आपका जवाब चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेता आज गए हैं एलजी से मिलने की भ्रष्टाचार के मामलों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो, फिर भी आप इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे? और 7 सीट पर आपका स्टैंड? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि हम अलग अलग पार्टी इसलिए बने क्योंकि हम लोग एक दूसरे से वैचारिक रूप से सहमत नहीं थे। लेकिन ये मैं कई बार कह चुका हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जब ये लड़ाई इस देश में 2 कम्युनिटी को लड़ा करके और सत्ता हासिल करने को, फिर उसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा। अगर इस देश के संविधान पे खतरा आ जाए तो लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। अभी अटल जी की एक कविता सुधांशु जी कह रहे थे, मैं उनको भी याद दिलाता हूं कि अटल जी नहीं लिखा था कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा चलता रहेगा। तो ये जो आपका भ्रम है कि हम हैं हम रहेंगे, पहले भी कई लोगों के भ्रम थे, वो गए। जनतंत्र में जनता मालिक होता है, आपका अहंकार नहीं मालिक होता है। वो अहंकार और शराब का नशा ऐसा होता है जो खुद को छोड़कर बाकी सबको पता चलता है कि चढ़ी हुई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें अगर आपने 9 साल में जो आपने देश को जिस गर्त में धकेला है, देश की जनता आपको जवाब देगी। लेकिन आज हम सभी अपोजिशन इकट्ठा केवल इसलिए हो रहे हैं कि एक एक कर आप इस देश के विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं। हर वो आवाज जो आपका पोल खोल रहा है उसको आप जेल में बंद कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी लाल किला से कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम परिवार के खिलाफ हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। अगर आप परिवारवाद के खिलाफ होते तो फिर चौटाला साहब को अपने अलायंस में नहीं लेते। आप रामविलास पासवान जी की पार्टी को अलायंस में नहीं रखते। आप ये अपना दल को नहीं रखते। आप तो ना तो आप परिवार के खिलाफ होते तो अमित शाह जी का बेटे जैसा कि ऐसी क्या क्वालिफिकेशन थी कि बीसीसीआई के सचिव बन के रह गए। और आपके अगर नाम गिनाने लगूं तो पूरा शो इसी में निकल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 चेहरे हैं, कहने को कुछ और है, करने को कुछ और है। मुझे लगता है कि आपको इंडिया की चिंता अपना करें। कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अगर
अगर मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत तरह के त्याग करना पड़े, हर कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि बात देश की है, बात देश के जनतांत्रिक मूल्यों की है। जिस तरह से चुनी हुई शक्तियों की ताकत को छीन लेते हो आप अहंकार में, कि आम देश आदमी की जनता पार्टी, ने हमें ताकत दिया है, आपका जवाब दर्शक भी समझ गए, मैं भी समझ गई। वो कह रहे हैं कि सोचिए, देश को बचाने के लिए इनको लड़ाई लड़नी है, इसीलिए समझौते करने को भी तैयार है। कांग्रेस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लेकर एलजी के पास जा रहे हैं, इसको भी सहन कर रहे हैं क्योंकि आपको रोकना है। ये ताकत बहुत बड़ी होती है। सुधांशु जी। अंजना जी, जब इस ढंग के समझौते होते हैं तो ताकत बड़ी नहीं होती है, असली ताकत खत्म हो जाती है। इन लोगों के समझौते पर जो मैंने राज्यसभा में शेर बोला था वही बोले दे रहा हूं। इस समय शाम का 6:15 बजा है। इन लोगों के लिए वो शेर लागू होता है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, ये पार्टी वही है ना। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ये सब भ्रष्टाचारियों की लिस्ट देते थे, फिर कहते थे ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए जी, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं करेगा। आज दिल्ली की जनता देख रही है कौन कौन मिले हुए हैं जी। मिले हुए हैं जी नहीं, कदमों में लेटे हुए हैं जी। मतलब कल तक जो लड़े पड़े थे आज एक दूसरे के कदमों में गिरे पड़े हैं, और जो कस्में खाते थे कि हम घर नहीं लेंगे, उनका ऐसा बंगला बना न्यारा है कि दिल्ली की जनता जरूर कह रही है नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। तो मुझे लगता है कि जब आप चेहरा बदलने और चरित्र बदलने तो कहते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली और देश की जनता देखती है कि आपके चाल चिंतन, चेहरे, चरित्र में कितना बड़ा बदलाव आया है, और ये दोनों पार्टियों ने किस कदर एक दूसरे के ऊपर, अब देखिए ऊपर से दिखावटी ये है और हकीकत में क्या है। अभी अभय दुबे जी के मुंह से एक बात निकल गई थी, उन्होंने कहा था वो दरार और इश्तेहार। दुबे जी, वो मैं शेर आपका पूरा किए देता हूं और उसमें बस 2 शब्द चेंज कर रहा हूं, गठबंधन और मोदी जी का नाम। मतलब आज इनके ऊपर वो लाइन लागू होती है कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पे चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। और आगे की लाइन बड़ी फिट बैठती है आपके गठबंधन पे कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। और आपका कार्यकर्ता क्या कह रहा है, तो आखिर में दुखी होकर आपका कार्यकर्ता यह कह रहा है कि ये रश्क जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं जहन्नुम में ही खुश था ऐ मेरे परवरदिगार। तो मेरे ख्याल से आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपके कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है, आपका वोटर आपके साथ नहीं है, मगर मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, कुंठा, विद्वेष। आज ही बताइए केजरीवाल जी विधानसभा में क्या बोले, मतलब दिल्ली पे कुछ नहीं बोले। ऐसा विचित्र स्थिति है, दिल्ली की विधानसभा देश की इकलौती विधानसभा है जिसका सत्रावसान होता ही नहीं है, वो परपिचुअल सेशन में रहती है। और परपिचुअल सेशन में रहते हुए केवल एक ही सेशन होता है 2-3 दिन का, बजट सेशन, बजट प्राप्त करने के लिए, मगर कभी भी साइन डाई होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? अगर साइन डाई करेंगे तो फिर एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे संसद का सत्र समाप्त होता है तो फिर राष्ट्रपति से अगले सत्र के लिए परमिशन वो न लेनी पड़े, इसलिए परपिचुअल सेशन में रहते हैं और दिल्ली पे कुछ नहीं बोलते, बाकी सब कुछ बोलते हैं। और कांग्रेस वाले क्या कहें, मतलब वही बात जो मैंने राज्यसभा में बोली थी वो सेंटेंस फिर कर देता हूं, कांग्रेसी कितने दिल पे पत्थर रखे होंगे। सोचिए, वह राज्य जिसपे सदा सर्वदा इनका राज्य रहा, जो गांधी और पटेल का राज्य था, उस गुजरात में आम आदमी पार्टी ने इनका वोट प्रतिशत हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया। उसके बाद सोचिए कि किस दिल पे कैसा पत्थर रखकर इन्होंने इनको माफ कर दिया होगा। तो बहुत छोटी सी बात है, मात्र चंद दिनों में जो दिल की आरजू थी वो लबों पे उभर उभर के आने लगी है और कुछ नहीं। अभय जी, 2024 तक टिके रहेंगे कि नहीं रहेंगे एक साथ? क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत तस्वीरें देखी हैं जिसमें सब मंच पर एक साथ आए थे, लेकिन चुनाव आते आते मामला बिखर जाता है। 24 तक टिके रहेंगे नहीं। अधीर बाबू को मत भूलिए, आज उन्होंने भी टीएमसी को जमकर कोसा है पश्चिम बंगाल में, हमने उनकी बाइट चलाई है। नाना पटोले कोस रहे शरद पवार को, शरद पवार से पूछ रहे हैं कि बताइए, वफादारी का सबूत दीजिए। अंजना जी देखिए, कर्नाटका के चुनाव परिणामों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को यह पता लगा कि ना प्रधानमंत्री का दुखड़ा चल रहा है ना मुखड़ा चल रहा है, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर ने लिख दिया कि प्रधानमंत्री के चेहरे के भरोसे अब चुनाव मत लड़ना,
उस दिन से भारतीय जनता पार्टी को यह भय सताने लगा है कि अगर ये गठबंधन ने प्रॉपर सीट शेयरिंग अगर राज्यों के स्तर पर कर ली और जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज देश में बना हुआ है, तो इनकी 100 से 150 सीटों पर सिमट जाएंगे। महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार तोड़ी, उसके बावजूद 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव वहां पर हार गए और नागपुर में हार गए। नागपुर में पिछले 3 साल से एक भी चुनाव नहीं जीते। उसके पहले कोल्हापुर का चुनाव हारे थे, कस्बा बेट का 25 साल बाद चुनाव हारे। राजस्थान में उपचुनाव हुआ, अगर बाई इलेक्शन चुनाव के कुछ पहले होता है तो वो लिटमस टेस्ट माना जाता है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव 25 और 21 हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो इनको ये समझ में आ गया कि इस हिंदी हार्टलैंड में अब वो करिश्मा चलने वाला नहीं है। करिश्मा क्यों नहीं चलेगा? क्या देश नहीं देख रहा है कि किसानों की आमदनी तो मोदी जी ने 27 रुपए कर दी और इनके धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ रुपए कमा रहा है। सारे भ्रष्टाचारियों को गले लगा लिया। समूचे देश के प्रत्येक प्रांत में चले जाओ, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा भाजपा का आभारी। आप लाइन से लगाकर देख लीजिए, जिसके खिलाफ जिस प्रांत में जाकर भ्रष्टाचार की मुखरता से आवाज लगाई उसको अपने साथ शामिल कर लिया। ये देश ने देखा है, ये देश मौन साधे नहीं बैठा है, ध्यान रखिएगा। ये मौन की क्रांति काम कर रही जो आपके खिलाफ काम करेगी। आप शुभेंदु अधिकारी को कहते थे, आप मुकुल राय को कहते थे कि भाग सीबीआई आ रही, दोनों को गले लगा लिया। हेमंत तो विश्वास शर्मा के खिलाफ बुकलेट निकाली, अब तो गले लगाना तो दूर, मुख्यमंत्री आपने उसको बना लिया। अब तो हतप्रभ इस बात से है देश कि जिसको 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इंगित करके कहते हैं, जो ईडीआई चार्जशीट जिसकी फाइल करती है, जिसकी कंपनी का नाम है 826 करोड़ के घोटाले का आरोप अजीत पवार पर लगाया, इनकी ईडी ने 70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने लगाया, उसको शामिल कर लिया। यह देश देख रहा है। वो अदिति तटकरे जिसको बताते थे कि इनके पिताजी साथ शामिल है, उसको मंत्री बना लिया इन लोगों ने। तो एक एक भ्रष्टाचारी को मिला लिया इन लोगों ने। और आखिरी परिवारवाद की बात जो ये कर रहे हैं ना, जो ये लड़ाई की बात गदर 2 गदर 3 कही जा रही है, गदर 2 सुपर हिट हो गई है जी, बॉक्स ऑफिस में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है भाई, सब जा रहे हैं देखने के लिए। अंजना जी, आपने दिया था मान न मान इंडिया में घमासान, और जानते हैं क्यों? क्योंकि इन सबों के होते दिख नहीं रहे पूरे अरमान। अब एक दूसरे के खिलाफ में ये लोग, देखिए ना, मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग देश वाले नहीं है, ये लोग केस वाले हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार के खिलाफ में लोग बोल रहे हैं, लेकिन हद विडंबना है, फिर भी हाथ मिला रहे हैं। किस तरह से ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। और आजकल देखिए एक नया इंडिया इंडिया, अरे वो भी इंडिया हमारा था अंजना जी। जब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड बनी थी अटल जी के समय में, तो इंडिया साइनिंग का बोर्ड लगा हुआ था। और यूपीए 2 की जब सरकार बनी थी तो इंडिया सबसे इन लोगों को इतना नफरत था, इतनी नफरत थी कि सारे साइन बोर्ड को हटा दिया था। क्या इंडिया साइन करता तो इन लोगों को बुरा लग रहा था? और आज अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए इंडिया के पवित्र नाम को आगे किया। लेकिन हाँ, इतना रहम किया है कि उसमें डाउट डाल दिया है, जिसे मैं बराबर बोलता हूं कि इंडिया आई डाउट एंड डाउट, ये लोग डॉट लगाए हैं। इन लोगों का, कांग्रेस का तो ऐसे भी पंजा है ना, देखिए ना, अलग अलग है सब। हम लोगों में एनडीए में मुट्ठी बनी है, एकता है, हमारा सेनापति एक, नेतृत्व एक, हम लोग सिपाही के तरह एक अनुशासित सिपाही के तरह काम कर रहे हैं। अरे सुनिए ना भाई दुबे जी, भ्रष्टाचार की तो गंगोत्री आप है भाई। आपके लिए तो त्रिमूर्ति के, अरे 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। सीएजी की रिपोर्ट नहीं देखी, 28 रिपोर्ट आने वाली है। दुबे जी आप आज तक पे हैं, शाउटिंग मैच वाला चैनल नहीं है ये। हाँ, पूरी कीजिए धीरेन्द्र जी, 2 लाइन में पूरी कीजिए। कल तो आपने त्रिमूर्ति पर भी सवाल उठा दिया था। पता नहीं इन लोगों को त्रिमूर्ति में क्या समझ में आता है। वही कि नेहरू, इंदिरा और राजीव को त्रिमूर्ति समझते हैं, या सोनिया, राहुल और प्रियंका को त्रिमूर्ति समझते हैं। अरे उससे बाहर निकलिए ना। देश आज कहां से कहां पहुंच रहा है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए मैं बोलना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी स्टेप बाय स्टेप डील कर रही है। पहला डील पूरा हुआ, वो फिर से अब रूठ रही है। दूसरे बार फिर मनाएंगे, फिर अगली डील होगी। और कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए दिल्ली में है क्या बचा हुआ? नंगा निचोड़ेगा क्या? झाजी बोल रहे, उसके बाद आ रही हूँ अभय जी, बारी बारी से सबके पास। संजीव झा जी ये कह रहे हैं कि देश वाले लोग नहीं है, ये केस वाले लोग हैं। मैं धीरेन्द्र, एक सेकंड सर, थोड़ा सवाल बहुत गंभीर है जो आपसे मैं पूछ रही हूँ। देश वाले लोग नहीं है, केस वाले लोग हैं। किसने कल्पना की थी कि रामलीला मैदान से निकली पार्टी आज भ्रष्टाचार के केसों तले ऐसी दबे होगी कि कांग्रेस से हाथ मिला लेगी? मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए।
रामलीला मैदान से 2023 तक आते आते बड़ा कांग्रेस अच्छा- पार्टी में ऐसा क्या बदला कि आप उनके साथ खड़े हो गए? बड़ा अच्छा किसी ने लिखा है कि बोलने वाली हर आवाज जिम्मेदार है, पर्दाफाश कर देने वाली हर कलम पर अत्याचार है, सच को सच का देना अब हो गया है गुनाह, सत्या से नजर मिलाने वाला हर शख्स गिरफ्तार है। तो एक बात बताइए कि आज भाई अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे हमारे लोग, जेल गए, वो तो कहते थे आतंकवादी हैं, लेकिन वो देश के लिए लड़ रहे थे। आज हम देश के लिए लड़ रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी कहते हैं पर साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा कि हम आंदोलन से आए हुए लोग हैं। एक छटाक इन्होंने आज तक 1.5 साल बंद करने के बावजूद सत्येंद्र जैन साहब का साबित नहीं कर पाए भ्रष्टाचार क्या है, मनीष जी का साबित नहीं कर पाए भ्रष्टाचार क्या है। और दूसरी बात, बातों बात में अपना पोल खुद ही खोल गए सुधांशु जी। इन्होंने क्या कहा कि अगर नया सेशन होगा तो एलजी के पास जाएंगे, एलजी सेशन बुलाने नहीं देगा, दिल्ली के कामकाज रुक जाएगा। जैसे अभी दिल्ली सरकार के विकास के काम के फाइल पर कुंडी लगा एलजी साहब बैठे रहते हैं, जो स्टेशन के फाइल पर भी कुंडी लगा के बैठ जाएंगे। और बड़ा अच्छा कहा कि आज हाउस में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला। आज मुझे लगता है इससे बड़ा शर्मनाक कोई पल हो नहीं सकता है। जब दिल्ली विधानसभा में मणिपुर पर चर्चा हो रही थी तो इनके अपने विधायक कहा कि मुझे मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है, हम मणिपुर में कुछ भी हुआ मुझे क्या मतलब। अब समझ लीजिए, अगर चुना हुआ विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर ये कहे कि मणिपुर में जो हो रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है, इसका मतलब है मणिपुर के लोगों का मणिपुर पर भी उनसे जवाब लूंगी, वहां के हिंसा को मैं मणिपुर पर भी उनसे जवाब लूंगी। आपके मामले तीसरी बात जो आपने कहा, तो जवाब दीजिए ना सर। आपने कहा मिस्टर झा, जो आपने मैंने कहा, क्या सवाल पूछा था मैं आपसे? आपके सवाल पे आ रहा था कि आपने ये कहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आज आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में हालांकि ऐसा हम क्या पहले भी बदला? आपको हमने कहा कांग्रेस कि पार्टी में आज ऐसा ये क्या 26 बदला कि आप उनके साथ खड़े हो गए? ये था मेरा दल। प्रश्न। हाँ, हमने पहले शुरू में ही कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि सत्ता में जो बैठी सरकार है वो विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, वो इस संविधान को खत्म कर देना चाहती है। प्रधानमंत्री कहते थे टीम इंडिया। टीम इंडिया का क्या मतलब था कि जिस स्टेट से जिस सरकार को वहां की जनता ने चुना उनके साथ मिलकर के काम करो। दिल्ली का सबसे अच्छा परफॉर्मर था। वो कह रहे पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जो देश में, ठीक है, अगर कोई सरकार, आप ही की बात का जवाब ले रहे हैं, पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जो विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है। कंप्लीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, पूरी कर लीजिए, पूरी कीजिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि ना केवल दिल्ली में जो महाराष्ट्र में हुआ, आपको लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि पहले ईडी की चिट्ठी भेज दो फिर पार्टी तोड़ दो, हर जगह जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो गोवा में हुआ, पूरे प्रदेश में क्या कर रहे हैं। आपके पास पैसे हैं, कुछ भी कर लेंगे आप, आपके पास एजेंसीज है, कुछ भी कर लेंगे आप। तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना। गलत प्रेसिडेंट सेट करके जा रहे हैं। कल को जो दूसरा आएगा, ये तो किराएदार है, घर बदलते रहते हैं, कल दूसरा आएगा उससे फिर बुरा होगा तो देश का क्या होगा, जनता का क्या होगा। प्रधानमंत्री जी 3 ही काम करते हैं, विदेश जाते हैं तो अपने गुणगान कराते हैं, देश आते हैं तो चुनाव प्रचार करते हैं, उससे समय बचता है वो देश को तोड़ने का काम करते हैं, पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। तो अब देश में काम करने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो देश के मुद्दों पे काम करे, जो वादा करे उसको पूरा करने का काम करे। और यही कारण है कि आज हम अपोजिशन मिलकर चुनाव लड़ने की सुधांशु जी, ऐसी सरकार देश में पहली बार आई है जो विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है। एक एक कर आप पार्टियों को टारगेट करते हैं, वहां पर दरारें पैदा करते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं, जो आपकी तरफ आते हैं धुल जाते हैं, जो उधर रह जाते हैं वो डरे सबके अब एक साथ मिलकर गठबंधन बना रहे हैं। आप विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं इस देश में। नहीं अंजना जी, देश में किस प्रकार की पहली बार सरकार दिल्ली में आई है इसका उत्तर गृह मंत्री अमित शाह जी सदन के पटल पर दे चुके हैं। उन्होंने पूरे फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है कि जो दिल्ली सेवा अधिनियम का एक्ट में पारित किया गया है 1991 से 2015 तक जो रूल था, वर्ल्ड बाय वर्ल्ड वही है, कॉमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है। कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रही, कभी किसी ने सरकार चलाने से ज्यादा जरूरत दिल्ली में लड़ाई में नहीं की, मगर अब उसको इसलिए लाना पड़ा कि पहली बार एक ऐसी सरकार आई दिल्ली में जो कि नियम को मानने को तैयार नहीं थी। वो केंद्र सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप करना चाहती थी, इसलिए उस नियम को एक्ट के अंदर लाना पड़ा।
कोई पंचायत, देखिए सबको अधिकार है, जनता सबको चुनती है। अब पंचायत में चुन के आके कोई कहे मुझे पार्लियामेंट वाला अधिकार चाहिए, चूंकि मैं जनता का प्रतिनिधि बन के आया हूं, तो यह अनाधिकार चेष्टा कहलाती है मान्यवर। तो आपकी पार्टी भारत की ऐसी पहली पार्टी थी, उसने अनेक प्रकार में पहली पार्टी थी, वो सब हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। स्ट्रिक्टली मैं संवैधानिक विषय के ऊपर बोल रहा हूं, इसीलिए विनम्रता से और चुनौती से कहता हूं 1991 से 2015 के बीच जिन रूल्स के तहत दिल्ली की सरकारें चल रही थी, एक वर्ड दिखा दीजिए जो हमारी सरकार ने चेंज किया हो। केवल आपकी उस लड़ैया प्रवृत्ति की वजह से कि काम न करना, लड़ने में रुचि अधिक दिखाना, उसकी वजह से समस्या हुई। और आपने कहा, हमने ये थोड़ी कहा कि एलजी परमिशन नहीं देते। कैसे परमिशन नहीं देते साहब? बजट सेशन का परमिशन नहीं देते। आपको इतनी संवैधानिक पदों पर चीजों से इतनी अवमानना दिल में भरी हुई है। अन्यथा भारत के इतिहास की कोई दूसरी विधानसभा बता दीजिए जो 9 साल से कंटिन्यूअस सेशन में। गजब है साहब, डिसोल्यूशन के बाद जब वो रिस्टेट होती है उसके बाद सेशन कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसे ऐसे उदाहरण आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनली दिए हैं। और इतना ही नहीं, आपने जो पहला वाला विधेयक पास किया था, वो जन लोकपाल वाला 49 दिन की सरकार में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मतलब संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय, चुनाव आयोग, सबको लपेट दिया था। तो गजब का आप लोग काम करने का प्रयास करते हैं इसी ढंग से अपने पद, और फिर कहेंगे नहीं ये तो हमारा अधिकार था, एलजी इसको पारित क्यों नहीं कर रहा था? ऐसी असंवैधानिक चीजों को पारित किया जा सकता था क्या? इसीलिए आपके सामने समस्या है। दोनों का हाथ उठा हुआ। अभय जी आप पहले बोल लीजिए, फिर संजीव जी फौरन। अभय जी। अंजना जी, पूरा देश देख रहा है, मुखौटा लगा कर रखा है इन्होंने। जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो अभी कैग ने 8 रिपोर्ट दी है, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट में 8 लाख करोड़ रुपए का स्कैम। आप कल्पना कीजिए कि 15-16 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की रोड, 32 किलोमीटर 32 करोड़ रुपए में इन्होंने की। 74,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनना है। मथुरा एक्सप्रेसवे में तो 18 करोड़ रुपए के 250 करोड़ रुपए कर दिए, और उसमें भी 13,000 किलोमीटर का अवार्ड करके पेमेंट हो गए। अब उसके बाद आइए, देश को जानना चाहिए, जो कैग ने असेसमेंट किया है सिर्फ 5 टोल बूथ का, उन 5 टोल बूथ में 132 करोड़ रुपए का डाका हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब से डाला है। 34,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन पर एनम एनएचएआई का टोल बूथ से होता है। तो सोचिए 9 साल में कितना बड़ा करप्शन का काम इन्होंने किया होगा। आयुष्मान भारत में 7.5 लाख लोगों के अकाउंट एक ही टेलीफोन नंबर पे, और हजारों मृत लोगों के नाम पर इलाज कराकर पैसे डकार गए। भगवान प्रभु श्री राम की अयोध्या तक में घोटाला। तो ये मुखौटा लगाकर रखते हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार के भाषण देते हैं और दूसरी तरफ भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। अभी रामविलास पासवान जी के पार्टी के मेरे प्रवक्ता कह रहे थे, अरे साहब रामविलास जी, चिराग पासवान जी, पशुपतिनाथ जी, अब आप शर्मसार नहीं होते ये कहते हुए परिवारवाद की बात? प्रधानमंत्री जी को सत्ता की भूख मिटानी होती है तो भाषण देते हैं, बाप बेटी की सरकार चल रही है कश्मीर में, और उस पीडीपी के साथ गठबंधन कर देते हैं। नेशनली करप्ट और परिवारवादी ये एनसीपी पार्टी, और सुबह रात के अंधियार में बुला लेते हैं अजीत पवार को शपथ लेने के लिए फडणवीस साहब, तब शर्म नहीं आती? शिवसेना के साथ थे जब परिवारवाद नहीं था, अकाली दल के साथ थे जब परिवारवाद नहीं था, और अभी क्या है? पीयूष गोयल उनके पिताजी, धर्मेंद्र प्रधान उनके पिताजी, धूमल साहब का परिवार, सिंधिया का परिवार, रमन सिंह का परिवार, अरे पूरे परिवारवाद से ग्रस्त हैं। और तुष्टीकरण की बात करते हो तो साहब माफ करना, तुष्टीकरण आपने जितना किया है आजाद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। आतंकियों तक को टिकट दे दिए। सैफुल्ला फारूक दुर्दांत आतंकवादी जो 10 साल जेल में कराया, पंडितों का हत्यारा, उसको दे दिए। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको आपने टिकट दे दिया। उसके बाद तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री जी का मंच साझा करता है। हसन मुंशरिफ, आप महाराष्ट्र का जिसको भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वो सीमा हैदर सीए कर आग अलापते थे। पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता नहीं देंगे। अरे टिकट दे रहे हो साहब लोकसभा का, तुम्हारे एनडीए का दल, 4 बच्चों की मां जो पाकिस्तान से भाग कर आई, कुछ तो शर्म करो। अरे अंजना जी, सार्वजनिक रूप से बोला इन लोगों ने कि हम उसको अपने यहां से रामदास अठावले दे रहे हैं टिकट। सुधांशु जी, अभी तक की मिली जानकारी के तो मुताबिक एनडीए है, और अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के वो तो चुने हुए विधायक है एनडीए के दल से। सीमा हैदर, क्या काबिलियत है? देखिए समस्या ये है कि जब जो बातें गठबंधन पे तथ्यात्मक पूछी गई उसका जवाब नहीं था, तो आधारहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन कोई बात करने लगे आके।
इसको टिकट दे दिया, उसको टिकट दिया। अरे भैया अपने टिकट पहले फाइनल कर लो, टिकट तो छोड़िए, फाइनल कर लीजिए, उसके बाद रामदास आठवले, एक सेकंड, रामदास आठवले आपके गठबंधन में है, वो टिकट दे रहे हैं, आप उनसे पूछते हैं तमाम गठबंधन के साथियों से, आपसे क्यों ना पूछा जाए सुधांशु जी? टिकट दे रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि भाई रामदास अठावले जी ने अगर कोई बयान दिया है, कोई टिकट फाइनल हो गया है क्या? अगर आपने बयान देने की बात, तो आपके तो लोग तो काका बयान दे चुके हैं, आतंकवादियों के पक्ष में बयान दे चुके हैं। छोड़िए, हम तो ये कह रहे हैं रामदास अठावले जी इरादा फाइनल हो गया। अरे भाई आप तो बात तो सुनिए, मान्यवर आप सुनिए, तुष्टिकरण के ऊपर कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा रहता है। अरे भाई इससे बड़ा तो, अरे आपके यहाँ तो मुख्तार अंसारी का प्रशस्ति गान करने वाला है। ये बताइए, ये शख्स नहीं चिंगारी है, बच्चा बच्चा मुख्तार अंसारी देश भर में इतना, ये आपके अल्पसंख्यक सेल के चीफ, क्या बताओ उसको। अरे सुनिए भाई, आपके राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप पूरा कर ले शान में कसीदे पड़ चुके। प्लीज शाउटिंग मैच मत कीजिए प्लीज सर, अब बीच में बोलने सुधांशु जी पूरी कीजिए। अभय जी बहुत सोच समझ के बोलिए मुख्तार अंसारी पे। मुख्तार अंसारी को जब योगी बाबा की सरकार से डर लगा था तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, और तबीयत खराब होने के बाद उसको सबसे महफूज जेल कौन सी नजर आई थी? पंजाब की जेल, यानी आपका दामने रहमत सबसे महफूज नजर आया था। और यह शख्स नहीं चिंगारी है, बच्चा बच्चा मुख्तार अंसारी है, यह शेर किसने बोला है? आपके अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी सेल के चीफ राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने। और इतना ही नहीं, अतीक अहमद के लिए भी बोला है कि कभी किसी का ऐसा कद नहीं होगा, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। और शहाबुद्दीन के लिए भी बोला है। इसलिए जनाब जब बोला करिए, आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन लोगों से कहा करिए ये लोग क्या बोल चुके हैं, क्या कह चुके हैं, सब बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और जहां तक आपने परिवारवाद की बात कही, तो मैं बार बार स्पष्ट कर चुका हूं, जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है। पूंजी सबको चाहिए, धन चाहिए जीवन यापन करने के लिए। पूंजीवाद ये है कि सारी पूंजी मेरे पास होनी चाहिए। एक खबर आ गई है, देखिए हम लोग पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे और यासीन मलिक की पत्नी पाकिस्तान में मंत्री बनेगी। सीमा हैदर को आप लोग टिकट दे रहे हैं, मतलब एनडीए की तरफ से, और ये मंत्री बनेगी। कार्यवाहक पीएम की कैबिनेट का हिस्सा होगी मुशाल। पाकिस्तान के पीएम की स्पेशल असिस्टेंट होगी यासीन मलिक की पत्नी। ये यासीन मलिक वही है जिसको मनमोहन सिंह जी के जमाने में बाकायदा रेड कारपेट वेलकम के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर और उनके कश्मीर के मामलों पे बात की गई। ठीक है, चलिए इस पर एक अलग बहस हो जाएगी। मुझे पता है अभी जी आप जवाब देना चाहते थे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।